जय हिंद बच्चों। तो अभी हम करेंगे न्यूमेरिकल। जय हिंद बच्चों, अभी हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। इससे पहले हम ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, इसके थ्योरेटिकल पार्ट इसे प्रीवियस वीडियोज में हम कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होंगे। बिना न्यूमेरिकल्स फिजिक्स में कुछ नहीं है। तो न्यूमेरिकल से आपको क्या पता चलता है कि कैसे जो आसपास है इन कॉन्सेप्ट्स को आप यूज कर सकते हो। कुछ एक पार्ट होगा जिसका आप इस्तेमाल अपने डे टू डे लाइफ में भी यूज कर सकते हो, उससे कुछ इंजीनियरिंग करके आप अपना कुछ बना भी सकते हो। तो इन सब को स्टडी करने के लिए आते हैं न्यूमेरिकल्स, जिससे आप कॉन्सेप्ट्स को और भी बेहतरीन अपने कर सकते हो। चलो फिर न्यूमेरिकल्स फटाफट बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और पहला न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। तो यहां पे देखो, सिंपल सा है कि मैं आपको क्वेश्चन शो करूंगा, आप अपने यूट्यूब पे देख रहे हो तो इसको पॉज करिए और इस न्यूमेरिकल को सोल्व कीजिए। फिर कंटिन्यू करो, 2x पे करो, 1x पे करो, 3x पे करो, जिस पे करना है करो। और इस वीडियो को देखो और आप जानो कि ये न्यूमेरिकल कैसे सोल्व होगा और आंसर आपका और मेरा मैच कर रहा है या नहीं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन टू बॉडीज चेंजेस व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। सो फोर्स में क्या चेंज होगा अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स का जो डिस्टेंस है वो हाफ कर दें। तो चलो देखते हैं क्या चेंज होगा। इनिशियली दो बॉडीज आपकी रखी हुई हैं आर डिस्टेंस पे। मास का कोई इसने बताया नहीं मास चेंज होगा कि नहीं होगा। बाद में क्या किया, इस आर डिस्टेंस को रिड्यूस करके r/2 कर दिया। मास सेम, डिस्टेंस हाफ। इस केस में, फर्स्ट केस में आपका फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल्स टू Gm1 m2 बाय r स्क्वायर। वर्मा पॉइंट। सेकेंड केस में क्या होगा, F2 विल बी Gm1 m2 डिवाइड बाय r/2 का स्क्वायर। नाउ इट विल बी Gm1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर इंटू 1/2 का स्क्वायर। 4 ये ऊपर चला जाएगा, तो 4 टाइम्स ऑफ Gm1 m2 बाय r स्क्वायर। क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते, F1 लिख सकते हैं जी, बिल्कुल। तो F इज इक्वल्स टू F2 विल बी इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ F1। मतलब अगर हम डिस्टेंस को हाफ कर देते हैं तो फोर्स जो है वो 4 गुना हो जाएगा। इनिशियल फोर्स के 4 गुना हमारा फोर्स हो जाएगा अगर डिस्टेंस कम कर देते हैं। डिस्टेंस कम करने का यही तो मतलब बच्चों की फोर्स बढ़ जाएगा। डिस्टेंस कम किया तो एक दूसरे को अच्छे से खींच पाएंगे, तो मतलब फोर्स बढ़ गया। चलो ये समझ आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स इन प्रोपोर्शनल टू देयर मासेज। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है मासेज के। देन व्हाई देन ए हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन ए लाइट ऑब्जेक्ट। अब देखो इसने जो क्वेश्चन किया है कि दो मासेज हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इस पे और इस पे दोनों पे एक्ट कर रहा है। आपका जिसका मास ज्यादा है उसके ऊपर ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। मतलब जो डाउनवर्ड फोर्स है आपका, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो ज्यादा होगा ऑन हैवी मास। तो इस पे हैवी मास पे तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज्यादा होगा, लेकिन जो लाइटर मास है उस पे Fl लिख देते हैं और इसको FH। तो F ऑफ H इज ग्रेटर देन F ऑफ L। ये आपका कौन सा फोर्स हो गया, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। लेकिन इन्होंने कहा है देन व्हाई ए हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर। फास्टर का क्या मतलब है कि हम यहां पर देख रहे हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसकी ज्यादा होगी। अब एक्सेलरेशन जो होती है वो हमने निकाला था, फोर्स जो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हमने इक्वल कर दिया Gm और ये कैपिटल M बाय r स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो आपकी डिपेंड ही नहीं कर रही। देखो Gm बाय r स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपकी मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही। तो चाहे बॉडी हैवी हो चाहे बॉडी लाइट हो, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कम और ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो एक्सेलरेशन होगी, एक्सेलरेशन वेलोसिटी में जो चेंज होगा पर सेकंड के हिसाब से, वो दोनों में सेम होगा।
वो दोनों का सेम होने की वजह से जो ग्राउंड पे पहुंचेंगे दोनों ऑब्जेक्ट वो सेम टाइम पे पहुंचेंगे, क्योंकि जो वेलोसिटी है या हम गए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जी रिमेन सेम, दोनों ऑब्जेक्ट s, डिस्टेंस सेम, इनिशियल वेलोसिटी सेम, सो टाइम भी तो सेम होगा ना बच्चों, समझ गए। चलो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एफ ऑफ जी का मैग्नीट्यूड क्या होगा बिटवीन, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में लेंगे, बिटवीन द अर्थ, एक तो अर्थ होगी और दूसरा 1 kg ऑब्जेक्ट होगी, इसका मास दे दिया 1 kg जो कि अर्थ के सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। तो ये अर्थ के सेंटर से हम लेते हैं, डिस्टेंस जो हम लेंगे अर्थ के सेंटर से लेते हैं, सेंटर से उसके सरफेस तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो रेडियस नहीं हो जाएगा अर्थ का, बिल्कुल हो जाएगा। ये जो है डिस्टेंस ये हो गया रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू कहां से लाएं, देखो इसमें गिवन है रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, तो ये भी गिवन है, ये हो गया 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर्स। मास, अर्थ का मास क्या है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, मास भी गिवन है। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या हो, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, जी 6.6 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट विच इज, ये मान लेते हैं 1 kg, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज 1 kg, तो 1 kg मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड ऑब्जेक्ट 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, ये हो गया अर्थ का मास, दोनों के बीच का डिस्टेंस बोलो बच्चों 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर्स, और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करेंगे 4 इंटू इसका स्क्वायर और 10 टू द पावर 12 हो जाएगी। तो सोल्व कीजिए, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, इसको ऊपर ले जाएंगे नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव क्यों है ये पॉजिटिव होगी, प्लस 24 है, 24 माइनस 11 13, ये ऊपर गया ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे एफ ऑफ जी की जो आपकी आ जाएगी, सोल्व करिए कैलकुलेटर से आपका वैल्यू आ जाएगा। उम्मीद है समझ आ गया हो, नहीं आया कमेंट सेक्शन में पूछिए, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, पता है अर्थ और मून दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, गुड माय पॉइंट। डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद अ फोर्स दैट इज ग्रेटर, क्या अर्थ जो है मून को अट्रैक्ट करेगा ज्यादा फोर्स के साथ या फिर कम फोर्स के साथ या फिर सेम फोर्स के साथ, विद विच द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ, जिस अगर अर्थ जो है वो मून को कैसे अट्रैक्ट है, जो अर्थ ग्रेविटेशन, ये मून है ये अर्थ है, मून अर्थ के ऊपर फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है मून अर्थ के ऊपर, मून फोर्स लगा रहा है अर्थ के ऊपर, तो ये जो फोर्स है ये क्या सेम रहेगा जो अर्थ मून के ऊपर फोर्स लगाएगी, बताओ बताओ बताओ, क्योंकि एक्सटर्नली हमारे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, नो नेट एक्सटर्नल फोर्स इज देयर, तो यूजिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ, यूजिंग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, किसी का भी यूज कर लीजिए इसको प्रूव करने के लिए, क्योंकि हम ग्रेविटेशन वाला चैप्टर कर रहे हैं तो ये यूज करेंगे। तो फोर्स जो होगा वो डिपेंड कर रहा है दोनों मासेज के ऊपर, क्या मासेज अलग अलग है, नहीं, दोनों का डिस्टेंस चेंज हो रहा है, नहीं, तो जो फोर्स लगेगा चाहे अर्थ मून के ऊपर लगाए चाहे मून अर्थ के ऊपर लगाए, दोनों रहेंगे सेम, समझ गए, दोनों फोर्स सेम रहेंगे। रीजन, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है उसके मासेज पे डिपेंड कर रहा है, एक्सटर्नल कोई इन्फ्लुएंस हम ले नहीं रहे, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं लेने की वजह से मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मून दोनों सेम है। जैसे कि अगर निकालें एफ ऑफ एम, मून के ऊपर अर्थ की वजह से जो फोर्स होगा वो होगा जी एम 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 ई डिवाइड बाय दोनों बीच के डिस्टेंस,
और तो फोर्स ई एम होगा, मीन अर्थ के ऊपर मून की वजह से जो फोर्स होगा वो क्या होगा, जी एम ई एम एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। सेम ही तो है। सेम होने की वजह से जो ये सेम होगा क्योंकि दो ऑब्जेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ, अगर मून अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, व्हाई डज द अर्थ नॉट मूविंग टुवर्ड द मून, अर्थ जो है मून की तरफ क्यों नहीं चल रहा। ये बहुत लोगों के जहन में क्वेश्चन आता है कई बार कि अपना इतना बड़ा अर्थ है और ये मून है, तो अगर अर्थ मून को अपनी तरफ खींच रहा है तो मून भी तो अर्थ को खींच रहा है, फिर ये जो चेंज होता है, ये जो मोशन दिख रहा है अपने को, ये अर्थ जो है वो मून की तरफ क्यों नहीं अट्रैक्ट होती। इसका बहुत ही सिंपल आंसर देता हूं आपको। आपको पता है पिछले क्वेश्चन से पता चल गया दोनों के ऊपर फोर्स लगेगा सेम, तो एक का फोर्स निकाल लेते हैं। फोर्स F12 इज इक्वल्स टू फोर्स 21। यहां पर मास ऑफ अर्थ इंटू एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून इंटू एक्सेलरेशन ऑफ मून, मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय मास ऑफ मून इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ मून अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ। इससे देखो क्या पता चल रहा है कि मास जो है, अर्थ का मास ज्यादा है, मून का कम है, तो ये ग्रेटर देन 1 होगी क्वांटिटी। तो ग्रेटर देन नहीं, ग्रेटर देन 1, तो एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ इज वेरी वेरी लेस देन एक्सेलरेशन ऑफ मून। समझ गए। एक्सेलरेशन का मतलब है एक दूसरे की तरफ कितना खींचे जा रहे हैं, तो एक्सेलरेशन जो अर्थ के बहुत कम मूव करता है अर्थ मून के विद रिस्पेक्ट टू अगर देखा जाए तो, इसलिए हमें दिखता है मून रोटेट करता हुआ, क्योंकि मून का मास कम है। तो कम मास के ऑब्जेक्ट को आराम से मूव करा सकते हो ना आप, एक स्ट्रॉन्ग जिम पर्सन हो तो, वही है अपना मून जो है जिम पर्सन है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इफ, फोर्स के ऊपर क्या असर होगा कब द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। अब देखो अगर मास m1 जो है उसको कर दे 2 टाइम्स ऑफ m1 तो क्या होगा। इस केस में फोर्स निकालेंगे F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, नो इफेक्ट ऑन m2 और r। यहाँ पे क्या फोर्स हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू जी m1 क्या हो जाएगा 2m1 इंटू m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं 2, इसको F1 लिखेंगे, इसको F2 लिखेंगे। F2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। इसको F1 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो फोर्स जो हो जाएगा बाद में वो 2 टाइम्स हो जाएगा इनिशियल फोर्स के। ये तो आपका एक पार्ट हो गया ए, तो कहें हम फर्स्ट। सेकेंड पार्ट में क्या लिखा है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड और ट्रिपल्ड। डिस्टेंस जो है उसको डबल कर दें या फिर ट्रिपल कर दें। एक के लिए निकाल देते हैं, दूसरे के लिए आप निकाल लें। ट्रिपल के लिए मैं निकाल देता हूं। डिस्टेंस जो है इनिशियली r थी और उसको बढ़ा के हमने 3r कर दिया, तो क्या होगा, यहां पे फोर्स निकालते हैं F1, ये फर्स्ट केस, ये सेकंड केस। F1 इज इक्वल्स टू जी m1 m2, जिन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, r स्क्वायर, इन पे फर्क पड़ा। फोर्स 2 क्या हो जाएगा, जी m1 m2 डिवाइड बाय 3r स्क्वायर, मतलब जी m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर इंटू 9। मीन्स इसको क्या लिख सकते हैं, F2 इज इक्वल्स टू 1/9 इंटू जी m1 m2 बाय r स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको क्या आप F1 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, F2 विल बी इक्वल्स टू 1/9 टाइम ऑफ F1। मीन्स सेकेंड केस में जो फोर्स होगा वो 1/9 हो जाएगा। समझ गए। अब अगर डिस्टेंस को डबल करते हैं तो क्या होगा वो आप निकालो खुद से। थर्ड केस, द मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल। मासेस m1 को क्या कर दिया 2m1 और m2 को क्या कर दिया 2m2, दोनों मासेस बढ़ा दिए, तो क्या होगा। अब फोर्स निकाले, फर्स्ट केस में वो इसके बराबर रहेगा। सेकंड केस में जो फोर्स निकालेंगे F2 वो क्या हो जाएगा 2m1 इंटू 2m2
डिवाइड बाय आर स्क्वायर, आर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 इंटू 2 4 इंटू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ F1। मीन्स अगर दोनों के मासेस बढ़ा देते हैं, दो गुने कर देते हैं, तो जो फोर्स है वो दो गुना से दो गुना नहीं 4 गुना हो जाएगा। समझ गए? चलो अगर ये समझ गए हो, अगला क्वेश्चन देखो। अमित बाय फ्यू ग्राम्स ऑफ गोल्ड एट द पोल एज, मीन्स ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये पोल है। रियल में अर्थ क्यों होता है एलिप्टिकल, जो ये डिस्टेंस होता है ये कम होता है, ये जो डिस्टेंस है ये ज्यादा होता है। इक्वेटर का जो डिस्टेंस होता है वो ज्यादा होता है। तो जो रेडियस ऑफ इक्वेटर है, रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पोल। समझे? ही हैंड्स ओवर द सेम व्हेन मीटिंग हिम विद द फ्रेंड, जो इक्वेटर पे है। तो पोल से गोल्ड खरीदा और उसको इक्वेटर पे लेके आया और अपने दोस्त को दे दिया। विल द फ्रेंड एग्री विद द वेट ऑफ द गोल्ड बोट, क्या सेम वेट होगा? जब पोल से खरीदा और जब इक्वेटर पे दिया तो क्या सेम वेट होगा दोनों में? जी नहीं। इसका हिंट दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट द पोल। सो जी की जो वैल्यू है वो ज्यादा होगी पोल के ऊपर, जी की वैल्यू कम होगी इक्वेटर पे। तो जी ऑफ पोल इज ग्रेटर देन जी ऑफ इक्वेटर। इसको कैसे निकाल सकते हैं? जैसे आपको बताया जी इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। लाएगा ये नहीं होता है, जी होता है जी इक्वल टू जी m बाय आर स्क्वायर। रेडियस ऑफ पोल कम है, रेडियस ऑफ पोल ये बताया ना, रेडियस ऑफ पोल कम है तो जी की वैल्यू ज्यादा होगी, तो पोल पे जी की वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, समझ गए? अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, एम जी ऑफ पोल इज इक्वल्स टू एम जी एट इक्वेटर। मीन्स जो वेट है पोल पे, पोल के ऊपर उसने वेट मेजर किया 50 न्यूटन, तो इक्वेटर पे आके वो वेट कम होगा, तो इट विल बी मे बी 40 न्यूटन। तो ये वेट कम होने की वजह से जो उसका दोस्त है वो कहेगा नहीं नहीं तो झूठ बोल रहा है, वहां से 50 न्यूटन का नहीं लेके आया, तू झूठ बोल रहा है, मेरे को यहाँ पे इक्वेटर पे आके बहका रहा है। उसको ये फिजिक्स समझानी पड़ेगी। आपको पता है तो आप अपने दोस्त को मना सकते हो, नहीं पता तो कैसे मनाओगे? ठीक है, तो ये आपको एक आइडिया दे रहा है कि पोल के ऊपर जी की वैल्यू ज्यादा होती है, इक्वेटर पे कम होती है, जिसकी वजह से पोल के ऊपर जो मास होगा वो ज्यादा लगेगा और इक्वेटर पे कम होगा, मास नहीं वेट। चलो फिर अगला क्वेश्चन, ये आपकी स्क्रीन के सामने। स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट, एक हाइट गिवन है, ये टावर है जिसकी एच जो है वो 19.6 मीटर्स है। वहां से एक स्टोन को फेंका गया नीचे। कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। फाइनल वेलोसिटी विल बी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। और पॉइंट ए को क्योंकि ये फ्री फॉल में है जी से रिप्लेस कर देंगे, तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए इन जी 9.8 इंटू एस 19.6 मीटर। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए 2 इंटू 10 ले लेते हैं इंटू 19.6। इसको लिखते हैं आगे 2 इंटू 196 और v इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 2 इंटू 196, शायद ये 14 का स्क्वायर होता है। ये हो जाएगा v इज इक्वल्स टू 14√2 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई वेलोसिटी की वैल्यू, समझ गए? ये फाइनल वेलोसिटी जो ग्राउंड को जस्ट टच करने से पहले होगी, क्योंकि ग्राउंड को टच किया तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज हो कंप्लीटली, आपकी हीट प्रोड्यूस करेगी और उसकी वजह से कुछ एक लॉस ऑफ एनर्जी भी हो सकता है, थोड़ी बात की बात है, लेकिन ये ऐसे हम फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं। समझ गए? समझ गए। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। द वॉल्यूम ऑफ 500 ग्राम सील्ड पैक इज इतना। विल द पैकेट फ्लोट और सिंक इन द वाटर। क्या ये जो पैकेट है जिसका मास जो है वो 500 ग्राम है, वॉल्यूम जो है वो 350 सेंटीमीटर क्यूब है, क्या ये
फ्लोट करेगा पानी के ऊपर, जिसकी जो डेंसिटी है वो है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसके ऊपर ये जो पैकेट है ये फ्लोट करेगा या नहीं, फ्लोट और सिंक। कैसे निकालते हैं, बताया था ना आपको, अगर डेंसिटी ज़्यादा है पानी से तो ये डूब जाएगा, डेंसिटी कम है तो तैरेगा। तो चलो इस जो पैकेट की डेंसिटी निकाल लेते हैं। डेंसिटी ऑफ पैकेट विल बी मास पर यूनिट वॉल्यूम, इट विल बी 500 डिवाइड बाय 350। ये आपको पता है, इट विल बी ग्रेटर देन 1, एक से ज़्यादा होगी जो कि आपकी डेंसिटी है पानी की, तो पानी से ज़्यादा होगा इस पैकेट का मास, पैकेट की डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ पैकेट greater than density of water, hence this packet will sink कर जाएगा। अब इसने अगला क्या पूछा, what will be the mass of the water displaced by this packet, कितना मास का जो पानी है वो डिस्प्लेस करेगा। सेम मास जो पैकेट का मास है उतना ही डिस्प्लेस करेगा। तो 500 grams of water will be displaced by this packet। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि सेम मास जो पानी बाहर निकलेगा वो उतना ही होगा जितने मास का वो ऑब्जेक्ट है, तो सेम मास का पानी बाहर निकलेगा। मेरा आपको समझ आ गई होगी, समझ आ गया। तो चलो अगला देखते हैं। आगे तो मेरे हिसाब से ये लास्ट क्वेश्चन होगा। तो बच्चों इस चैप्टर के लिए इतना है, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो आपका नेक्स्ट चैप्टर का होगा, फिर उसको करते हैं। तब तक टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय।